पिछले अध्याय में परीक्षण समाप्त हो गया है। वे इसलिए हैं क्योंकि शिरू ने पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन का उपयोग स्वयं के लिए करने का निर्णय लिया। इसके साथ उन्होंने ढेर सारे पूरक खरीदे जो उन्हें और उनके पालतू जानवरों को उनकी दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकते थे, जैसे एक सेंजा बीन जो उनके कौशल के ठंडा होने के समय को कम कर सकता था, और एक प्राकृतिक शहद जो इसे पीने के बाद उनकी ऊर्जा को फिर से भर देता था। और अब जब उसे ये सभी सुविधाएं मिल गई तो वह बांस रॉक जिम जाने और मास्टर लिन से मिलने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले उसने एक गुप्त प्रशंसक द्वारा दिए गए आश्चर्य पर ध्यान दिया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस बीच बांस रॉक जिम में मास्टर लिन सोच रहे थे कि शियो उनके घर कब आएगा। संयोगवश शियो ठीक समय पर पहुंच जाता है, जिससे मास्टर लिन उत्साहित हो जाता है। अब अगले भाग पर। अब जब शियो उनके जिम के सामने था, मास्टर लिन को याद आया कि उनकी बेटी ने उन्हें पहले बताया था कि एक बहुत ही आत्म अनुशासित आयरन ईटर को शियो नाम का एक व्यक्ति ले गया था, और उन्हें डॉक्टर तक यह पता नहीं चला कि यह वही व्यक्ति था। लू ने उसे इसका जिक्र किया, इसलिए उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह शियू नाम के व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है। उसकी इस अचानक पूछताछ ने ज्यूजू को उत्साहित कर दिया, क्योंकि वह खुश थी कि उसके पिता को याद है कि क्या हुआ था, और इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह शियू में रुचि रखते थे। इसलिए वह उत्साहपूर्वक अपने पिता से पूछती है कि क्या शिरयू उनके बांस रॉक जिम में शामिल होना चाहता है। अपनी बेटी को किसी पुरुष के प्रति उत्साहित होते देखना एक पिता को परेशान कर देता है, इसीलिए वह उसे बताता है कि शियू यहाँ उनके जिम में शामिल होने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे सिर्फ एक व्यक्ति ने उसके विकास का मार्गदर्शन करने के लिए सौंपा था। अब यह स्पष्ट हो गया है। वह अपनी बेटी से फिर से पूछता है कि क्या वह आयरन ईटर के वर्तमान स्तर को जानता है, जिसे उसने अभी अपनाया है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता था। लेकिन तथ्य यह है कि वे दोबारा नहीं आए। जब उसने उनसे कहा कि वे परामर्श के लिए बांस प्रजनन केंद्र का दौरा कर सकते हैं, तो उसने मान लिया कि सब कुछ सुचारू हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया, जैसा कि होना चाहिए। इससे मास्टर लिन ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह चाहते थे कि सब कुछ वैसा ही हो। लेकिन जो हुआ वह सब कुछ था, लेकिन सामान्य था। और अब जब वह जानते हैं कि उनकी बेटी को पता नहीं था कि क्या हुआ था, तो उन्होंने उसे बताया कि शिरयू और वह आयरन ईटर। बीस्ट ने कुछ दिन पहले बीस्ट मास्टर एसोसिएशन द्वारा आयोजित त्यानमिंग पर्वत मूल्यांकन में भाग लिया और पहला स्थान जीता, जिससे शिष्य और जियाओजू दोनों चौंक गए, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी सुना गया उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि लौह खाने वाला केवल 1 महीने पहले ही स्तर 3 पर जागा था, और इस स्तर पर जंगली सुअर भी उन्हें हरा सकते थे। और यद्यपि वह इस लोहा खाने वाले की प्रतिभा के बारे में बहुत आशावादी थी, फिर भी इस खबर ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वह इतनी विकास दर सुनकर अविश्वास में थी। अपनी बेटी की प्रतिक्रिया देखकर मास्टर लिन ने उसे शांत होने के लिए कहा, क्योंकि जियाओयू से मिलने के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसा कि वह चाहता है कि काश उसके जिम में आने वाले लोग शिरयू की तुलना में आधे प्रतिभाशाली होते, तो उसका जीवन आसान होता। लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें एक रेस्तरां में जाने की उनकी निर्धारित योजना के बारे में याद दिलाकर उनके विचारों में खलल डाल दिया, क्योंकि उनकी पत्नी स्पष्ट रूप से दोपहर के भोजन के लिए मछली खाना चाहती थी। आश्चर्यजनक रूप से मास्टर लिन ने उससे कहा कि वह नहीं जा रहा है और उस कुतिया की योजनाओं को विफल कर रहा है, क्योंकि एक दुर्लभ प्रतिभा से मिलना खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस दुनिया में कोई भी कुतिया नहीं है जो उसे जो वह चाहता है उससे रोक सके। और वह मैं वास्तव में जितनी जल्दी हो सके शियू को देखना चाहता हूँ। इस रवैये से शाओजू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको लगा ही नहीं था कि उसके पिताजी रानी माँ की बात न मानेंगे। इससे उसे लगा कि अब उसके पिताजी को बाहर सोने से और कठोर कंक्रीट के फर्श पर लेटने से डर नहीं लगता। इसलिए पुख्ता जानने के लिए कि क्या सच में ये भाई साहब अपने फैसलों को लेकर 100% सुनिश्चित है, उसने अपने पिताजी को याद दिलाया कि माँ दोनों का इंतजार कर रही हैं। यह चंद शब्द सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी छूट गई। याद आ गया कि अगर उसने और आगे बढ़ाया तो क्या होगा। सो बिना हिचकिचाए उसने पलटकर अपने चेले को बता दिया कि शियू को दोपहर में वापस आने के लिए कह दे, क्योंकि उसे जरा भूख लगी है। कुछ ही पलों में शियू वापस आ गया बांस की चट्टान जिम पर और उनके मुख्य द्वार पर दस्तक दी। फिर शाओजू ने उसका स्वागत किया। उसे फिर से देखकर बड़ी खुशी हुई, तो उसने चेहरे पर मुस्कान लिए उसका स्वागत किया। अभिवादन करने के बाद उसने शिरयू से कहा कि उसके पिताजी जहाँ बैठे हैं वहाँ उसके साथ चले, जो उसने किया। जरूर। थोड़ी देर बाद वो मास्टर लिन से मिले और मास्टर लिन ने उसे बैठने की जगह दे दी। उधर शाओजू ने नोटिस किया कि उसके पापा शिरयू के प्रति व्यवहार में जो फर्क है वो उसके साथ के अनुभव से थोड़ा अलग है। फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रही कि उसके पापा ने इस मीटिंग से पहले लंच पर क्या किया। शिरयू के आयरन ईटर की सामर्थ्य को पहचानने के उसके कौशल पर सवाल उठाया। चाहे उसने उसे महीनों तक संभाला, जिससे उसको कसैला महसूस हो रहा है, जब उसे ये याद आता है तब भी उसके पापा शिरयू के साथ बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि डॉक्टर लू ने पहले ही बता दिया है कि अगर शिरयू उनके बैम्बू रॉक जिम में सीखने आना चाहते हैं तो उसे हर चीज सिखानी चाहिए। मगर उसके समझ के मुताबिक आयरन ईटिंग बीस्ट्स की खेती के बारे में वो जो सिखा सकते हैं वो सीमित है, और पाल्म और कैनन फिस्ट उनके बैम्बू रॉक जिम में आयरन ईटिंग बीस्ट्स के लिए सबसे कीमती ट्रेनिंग रहस्य है, पर उसने पहले ही सीख लिया है। इसके अलावा भले ही खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले पोषण उत्पाद महंगे हों, फिर भी असली कीमत अभी भी धोखा देने वाले सप्लीमेंट से थोड़ा खराब।
और इसके कई विकल्प हैं। यह सुनकर उसे निराशा हुई, लेकिन शिर्यू गंदगी का थैला नहीं है, इसलिए वह उनसे कहता है कि यह ठीक है। उसके दयालु स्वभाव को देखते हुए मास्टर लिन ने उसे बांस रॉक जिम के 3 प्रशिक्षण मैदानों तक पहुंच प्रदान करके उसकी भरपाई करने की कोशिश की और उसे प्रशिक्षण उपकरणों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की भी अनुमति दी गई। जहां तक लोहा खाने वाले जानवरों के संसाधनों की बात है, बांस रॉक जिम उन सभी को भी प्रदान करेगा, जिससे शियाओ यू और शियाओ जू दोनों को झटका लगेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि ये चीजें सस्ती नहीं है। और उनके आश्चर्य को और बढ़ाने के लिए मास्टर लिन उन्हें बाद में संदर्भ के लिए उन्नत खेती विधि देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता था कि जियाओजू ने पहले ही उन्हें लोहा खाने वाले जानवरों की बुनियादी खेती मैनुअल दे दी थी। और यदि शिर्यू के पास खेती के बारे में कोई प्रश्न है तो मास्टर लिन उसे सलाह देते हैं कि वह हमेशा सलाह के लिए उनके पास आए, क्योंकि वह इसका उत्तर देने के लिए तैयार है और उसे अन्य प्रशिक्षुओं की तरह परीक्षण में भी नहीं जाना पड़ेगा। समर्थन के लिए हर संभव प्रयास करना होगा शियू। लेकिन उसके हरकतों से श्याओजू की भावनाएं आहत हो गईं, क्योंकि उसके पिता उसके प्रति इतने उदार नहीं थे। मास्टर लिन तो अपने दिमाग में 4D शतरंज खेल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रतिभाशाली जैसे कि शिर्यू के साथ खास तरह से पेश आना चाहिए। इसी के साथ शिर्यू उनके उदारता को खुशी खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि खाना और जगह बिना किसी पाबंदी के किसे पसंद नहीं होता। और एक मास्टर स्तर के बीस्ट मास्टर का होना जो उसे जानकारी दे सके, तो यह एक नौजवान लेडाइडिया हाके जैसे कि शिर्यू के लिए तो सपने जैसा है। और अब वो बिना किसी हिचक के सप्लीमेंट्स खरीद सकता है, तो लगता है कि अपने पालतू के लिए संसाधनों की कमी होने की समस्या हल हो गई है। फिर भी वो चिंतित था कि क्या बांस और पत्थर का जिम इस तरह का बोझ सहन कर पाएगा, चूंकि 11 की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आमतौर पर तो ठीक है, लेकिन 11 को जब दूसरे व्यंजनों का स्वाद चखा तो वो 2 गुना मात्रा में खाने लगा। और जहाँ तक ग्रीन कॉटन कीटड़े के खाने की बात है, बाहर कहीं भी पर्याप्त होना चाहिए। इसके साथ शिर्यू खुश था कि उसने विभाग 11 में शामिल होकर सही फैसला किया, नहीं तो इस समय भी वो शायद खाली जेब होता। अब ये बात पक्की हो गई। लिन साहब ने सोचा कि कारोबार पे ध्यान देने का वक्त आ गया है, इसलिए वो शिव से बात जारी रखते हुए पूछा कि क्या सच में जो उन्होंने सुना है वो सही है कि उसका लोहा खाने वाला पहले ही लाइटिंग पाल्म सीख चुका है। उसके अलावा उसकी कठोरता की क्षमता भी माहिर स्तर तक पहुंच गई है, जिसे शिव ने पुष्टि की। श्याओजू तो पसीने पसीने हो रही थी, पागलों की तरह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अभी जो सुन रही है उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। और बातें और भी अजीब होती जा रही थीं, जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ रही थी। और अब जबकि मास्टर लिन ने इसे साबित कर दिया है, उन्होंने शिर्यू से कहा कि उन्हें पहले लाइटिंग पाल्म फर्स्ट पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इसको सीखने का ग्राफ कैनन फिस्ट से कम है और उसे एक बार में इतनी सारी क्षमताएं नहीं सीखनी चाहिए, वरना उसका लोहा खाने वाला परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वो सच में चाहता है तो उसे पहले इलेक्ट्रिक पाल्म को माहिर कर लेना चाहिए, फिर वो आगे बढ़ सकता है। शियू भी मास्टर लाइन की बात से सहमत है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वो फिलहाल 11 को और स्किल नहीं जोड़ सकता। और कैनन मुक्का की बात करें तो उसने बस उसे भूलने का फैसला किया। हालांकि एक सामान्य आयरन ईटर के लिए ये कौशल ना होना कमी होती, पर उसका आयरन ईटर अलग है और उसमें कोई कमी नहीं है। और थंडर क्लॉ भी काफी है, क्योंकि वो इसके मिलता जुलता है। इसीलिए उसे लगता है कि सिर्फ मारने की सतह बढ़ाने के लिए आग का कैनन मुक्का जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी मांग भी हो तो भविष्य में तुम शायद कैनन मुक्का से भी ज्यादा उन्नत कौशल हासिल कर लोगे। और अब सब कुछ साफ हो गया है और बाहर की दुनिया में इलेक्ट्रिक पाल्म के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो मास्टर लाइन ने शिर्यू को ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाने का फैसला किया है, ताकि लाइटिंग पाल्म पहली कौशल की बारीकी से समझाया जा सके। पर इससे पहले उसे दूसरे शिष्यों से मिलवाना जरूरी है, क्योंकि जब भी वो भविष्य में मार्शल आर्ट्स हॉल आएंगे तो उनसे मिलना जरूरी होगा। इसीलिए यही सही फैसला होगा। और मार्शल आर्ट्स हॉल में जो विविध प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, उनसे शिर्यू को बाद में श्याओजू परिचित कराएगी। श्याओजू गहरे विचार में है, सोच रहा है कि क्या शिर्यू की ताकत वाकई उसके पिता की मेहनत के लायक है, और अगर उसकी माँ यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। शायद वो भी ये जानना चाहेगी। संयोग से मास्टर लिन भी यही सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने केवल यान क्यूई से शियू द्वारा हासिल की गई महान चीजों के बारे में सुना था, और मास्टर लिन के लिए शियू की स्थितियां पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थीं। इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक शियू से पूछा कि क्या वह वास्तविक लड़ाई करना चाहेंगे अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं के साथ, ताकि मास्टर लिन शियू की विशिष्ट स्थिति को और अधिक बेहतर ढंग से जान सके। अपेक्षित रूप से जियाओजू ही थी जिसने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके पिता यह कहें, जबकि दूसरी ओर शियू उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। अब जब वे बुनियादी प्रशिक्षण मैदान में हैं, तो उन्होंने शियू को सूचित किया कि इस स्थान का उपयोग मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं और रात के खाने की गतिविधियों के बाद आयरन खाने वालों के लिए किया जाता है। आमतौर पर केवल प्रशिक्षु स्तर के प्रशिक्षु ही कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने और सुनिश्चित उपयोगिता का उपयोग करने के लिए मार्शल आर्ट जिम में रहेंगे।
वह आयरन ईटर्स को इस मूर्खतापूर्ण प्रशिक्षण के बारे में शिकायत करते हुए सुन सकता था, लेकिन उन्हें दोष कौन दे सकता था, क्योंकि केवल मनोरोगी ही दोपहर का भोजन समाप्त करने के तुरंत बाद प्रशिक्षण शुरू करते थे। और अब जब शिर्यू किसी अन्य की वास्तविक प्रतिक्रिया देखता है। प्रशिक्षण के बारे में मैरी आयरन ईटर से बात करते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन याद दिलाया कि अगर 11 ने यह दृश्य देखा तो उसे कितनी घृणा होगी। लेकिन यह प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि लोहा खाने वाले का व्यक्तित्व आलसी होता है, इसलिए प्रशिक्षण के दौरान इसे धीरे धीरे बदलने की जरूरत है, अन्यथा वास्तविक लड़ाई में इसका मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर कि कैसे मास्टर लिन को लोहा खाने वालों के व्यक्तित्व से कठिनाई हो रही है, शियू ने गर्व से कहा कि उन्हें 11 के साथ यह समस्या नहीं होगी, क्योंकि वह बहुत आत्म अनुशासित है। सामान्यतया यह तब तक कुछ नहीं खाएगा जब तक कि यह एक निश्चित मात्रा में प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेता, अन्यथा इसे खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इससे मास्टर लिन को झटका लगा, यहाँ तक कि जियाओजू भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि ऐसा लगता है कि 11 उस समय की तुलना में अधिक अपमानजनक है जब वह प्रजनन केंद्र पर था। इसलिए वह शिरु को संदेह की दृष्टि से देखती है, क्योंकि वह उससे पूछती है कि गोद लेने के बाद उसने एल्वेन के लिए क्या किया जिससे शिरु को पसीना आ गया। उस स्थान पर जैसा कि वह चाहता था उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि 11 इतनी कड़ी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 11 उसकी हैंडबुक से एक कौशल प्राप्त करने के बाद दोषी महसूस करता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह है बिना कुछ किए कुछ हासिल करना शर्मनाक है। इसलिए 11 अपने खून पसीने से इसे हासिल करने की कोशिश करता है। वाह, उनका ध्यान ट्रेनिंग ग्राउंड पे लड़ रहे 2 आयरन ईटर्स की तरफ चला गया, पर यह तो होना ही था, क्योंकि गर्मा गर्म वार्म अप के बाद उन्हें यहाँ पे 2 की टीम में बेसिक सख्ती की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और एक दूसरे से प्रैक्टिस भी। शिर्यू को तो ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि जो उन्होंने किया सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और स्टील की प्लेटों के सहारे अभ्यास करना, ये तो उससे कई ज्यादा कारगर है। और अब मास्टर लिन ने जब ट्रेनिंग ग्राउंड में सब जरूरी चीजें समझा दी, तो समय आ गया था कि वो शिर्यू की परीक्षा ले। और चूंकि उनके आयरन ईटर्स आमतौर पे 8वें से 10वें लेवल के होते हैं, उसने सोचा कि शिर्यू से लड़ने के लिए सबसे तगड़े को ही चुन लेता है। शिर्यू के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि ये तो उसके और 11 के सपने सच होने जैसा था। उसकी प्रतिक्रिया देख के मास्टर लिन ने जंग रुइस का ध्यान खींचा, ताकि नए आए हुए की उनसे मुलाकात करवा दे, और उसे ये खबर सुनकर खासी दिलचस्पी हुई। इसी बीच बाकी शिष्यों ने देखा कि उनका सीनियर, उसकी बहन ट्रेनिंग ग्राउंड पर थी, तो वो लोग खूब कोशिश कर रहे थे कि शाओजू उन पर ध्यान दे, पर वो तो बस पर्दे के पीछे वाले किरदार हैं। तो मास्टर लिन ने चियू को जंग रुई से मिलवाया। वो निराश हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो एक नया खिलाड़ी ही निकला। फिर भी वो शिर्यू का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, अच्छे बोल और अभिवादन के साथ। जब वो हो गया, तब मास्टर लिन ने जंग रुई को बताया कि आज उसे संगठित ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मैच शिर्यू के साथ होगा, और अगर वो इस लड़ाई में हार जाता है तो उसके और उसके ईटर्स ट्रेनिंग का समय 2 गुना हो जाएगा। जंग रुई को तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ, पर चूंकि नया लड़का है, इसलिए वो आत्मविश्वास से भरपूर था कि वो हारेगा नहीं। बाकी शिष्य भी यही सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके गुरु नए खिलाड़ी के अहंकार को चोट पहुंचाकर उसे उनके बैम्बू रॉक जिम की शक्ति समझा रहे हैं। इसके साथ दोनों ने अपने अपने ईटर को मैच शुरू करने के लिए बुलाया, पर जब उन्होंने 11 को देखा तो शिष्य इस बात से चौंक गए कि इस लड़ी DHK के पास सिर्फ 6ठे लेवल का आयरन ईटर है। सच में वो नया खिलाड़ी है, और जंग रुई के पास 10वें लेवल का जागृत आयरन ईटर है, जिसकी शक्ति का लेवल काफी ऊंचा है। इसलिए वे बिल्कुल सुनिश्चित थे कि ये मैच एक तरफा होगा। जंग रुई को भी लगा ये कोई मजाक है, लेकिन मास्टर लिन और शाओजू के चेहरे पर अलग ही भाव थे, क्योंकि वे शी यूज की असली ताकत जानने को उत्सुक थे। और अब जंग रुई अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंक रहा है, इसलिए उसने शिर्यू को पहले जाने को कहा, और पल भी नहीं बीता 11 तो वहां से गायब हो गया। बस हवा में उसकी चार्ज की धमाकेबाजी से बना धूल का गुबार ही दिख रहा था, जिसने मास्टर लिन और शाओजू को चौंका दिया। क्या फुर्ती और विस्फोटकता थी उसकी! आश्चर्य की बात है कि इससे जंग रुई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी सोचता है कि ये छोटा आयरन ईटर ताकत में कमजोर है, इसलिए उसने अपने जानवर को ब्लॉक के लिए तैयार होने के लिए शांति से कहा। उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो अपने आयरन ईटर की हार्डन की ताकत पर बहुत भरोसा करता है। लेकिन उसे हैरानी हुई जब वो छोटा आयरन ईटर सिर्फ मुस्कुराया, और जैसे ही उसने अपनी लाइटनिंग क्षमता को चार्ज किया, जंग रुई को झटका लगा। उसने देख लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, और उसके आयरन ईटर के लिए कठोर अवस्था रद्द करके बिजली के हत्थे से बचना मुमकिन नहीं है। इसके साथ 11 ने आसानी से लेवल 10 के आयरन ईटर को पीछे उड़ा दिया। शाओजू और मास्टर लिन दोनों को चौंका दिया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पाम अब अपनी असली ताकत दिखाने की स्थिति में है। ऐसा लगता है जैसे इस छोटे आयरन ईटर ने इस हुनर को सीखने के बाद जमकर अभ्यास किया है। और हालांकि इस हमले ने आयरन ईटर को बेहोश तो नहीं किया, पर उन्हें यकीन है कि उसे खासा नुकसान पहुंचा है, और शायद वो अब लकवाग्रस्त हो गया होगा। फिर भी ये आयरन ईटर भी कम नहीं है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई की इच्छा शक्ति से खड़ा होकर खुद को रिकवर कर लेता है, समझते हुए कि उसका मुकाबला अब एक खतरा है। जंग रुई हारने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसके आयरन ईटर के लिए ट्रेनिंग की वॉल्यूम को 2 गुना करना संभव नहीं है।
इसके साथ जांग रुई ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने अपने जानवर को कठोर पंजा इस्तेमाल करने का आदेश दिया और उसने तुरंत ऐसा किया। 11 की ओर अपने आप को लॉन्च किया और आश्चर्यजनक रूप से लॉन्च के बीच में ही अटैक चार्ज किया। निश्चित रूप से वह हमेशा की तरह शांत था, क्योंकि उसने 11 को आदेश दिया था कि इसे टालिए नहीं और बस वापस लड़ें। यहाँ तक कि 11 भी भ्रमित हो गए, क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या उनका वश में करने वाला इस बारे में गंभीर था। और 11 को झिझकते देख शियू ने उसे समझाया कि यह उनके लिए अपनी सख्त और बिजली की हथेली की क्षमता को सभी को दिखाने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन वे अन्य कौशल को अब भी छिपा कर रखेंगे। और अब जब भ्रम दूर हो गया, 11 ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। इसके साथ उसने बिना किसी स्पष्ट क्षति के हमला कर दिया, जिससे जांग रुई को बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से लौ खाने वाले ने अब एक कुशल स्तर को कैसे सख्त कर लिया है, और ऐसा लगता है कि यह उससे कहीं अधिक है। इस बीच उसका आयरनाइटर भी चकित हो गया, क्योंकि वह बिना सोचे समझे वही हमला करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि 11 अभी भी खड़े रहने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि वह उसे चकमा देता है और नीचे से जवाबी हमला शुरू करता है। लेवल 10 आयरन ईटर को आश्चर्यचकित करके पकड़ लेता है और आसानी से उसे ठंडा कर देता है। इसके तुरंत बाद युद्ध समाप्त होने पर शीयू ने अपना सम्मान व्यक्त किया। जांग रुई अभी भी समझ रही थी कि क्या हुआ, क्योंकि वो ये मान नहीं पा रही थी कि नए खिलाड़ी का आयरन ईटर में पहले से ही प्रोफिशिएंट लेवल की हार्डनिंग हो गई है। हालांकि वो सिर्फ एक लेवल 6 का जागृत जीव था, पर जांग रुई के भाई बहनों का आयरन ईटर जिन्होंने प्रोफेशनल परीक्षा पास की है, वो भी इतना अजीब नहीं था। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।